Greetings of the day, student. So, again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. In previous video, I teach you cell theory. Okay. In this video, I teach you an overview of cell. Okay. So, let's start. So, let's read. You have an earlier observed cells in an onion peel and or human chick cells under the microscope. सो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि सबसे आपने 10th में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जिसमें आपने क्या किया होगा, जो ओनियन पिल है, ओनियन पिल मतलब आप समझते हैं ना, ओनियन का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसका जब हम उसका छिलका निकाल लेते हैं और तो ओनियन का जो ऊपर वाला लेयर रहता है एकदम हल्का सा पतला सा, मतलब एकदम झिल्ली की तरह लेयर जो रहता है मेम्ब्रेन, उसको निकाल के फिर हम उसको क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं, ठीक है ना। उसमें हमको क्या दिखता है, सेल दिखता है। उसी तरह से ह्यूमन के चिक का हम सेल्स देखते हैं। ओके, तो ये सब कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखेंगे क्योंकि नेकेड आई से देखना तो ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो वही बता रहा है इसमें। तो उन स्ट्रक्चर को क्या करना है, रिकलेक्ट करना है। देन उन स्ट्रक्चर को हमको क्या करना है, देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। देखो, एक ओनियन सेल की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है, ह्यूमन चिक के सेल की बात हो रही है। तो ओनियन जो है वो किस में आ जाएगा, प्लांट्स में आ जाएगा, और ह्यूमन का जो चिक सेल है वो किस में आ जाएगा, आपके एनिमल सेल्स में आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंसेस मैंने बताया था। एक मेजर डिफरेंस है, प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल का, दैट इज व्हाट, सेल वॉल। ओके, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल्स की। बट एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है क्या, नहीं। एनिमल में और नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो प्लांट सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है और उसके पहले क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको स्ट्रक्चर को मैच करना है कि हो क्या रहा है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में। ओके, सो द ओनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। तो क्या बता रहा है कि ओनियन सेल जो है उसके आउटर मेम्ब्रेन में, जैसे कि ये आपने देखा ओनियन सेल, तो एक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ न्यूक्लियस वगैरह होगा। तो ये ओनियन सेल का जो आउटर बाउंड्री है, सबसे आउटर लेयर, दैट इज व्हाट, दैट इज सेल वॉल। ओके, और उसके अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ओनियन सेल में हमको ये दिखा। उसी तरह से एनिमल सेल में क्या दिख रहा है, अब देखते हैं। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो बता रहे हैं कि जो ह्यूमन का जो चिक है उसमें एक ही थिन लेयर हमको दिख रही है जो कि डीलिमिट कर रही है। डीलिमिट करना मतलब कि उसको अगर हिंदी में कहा जाए तो उसकी सीमा को निर्धारित कर रही है कि हाँ, अब इसके अंदर के जो मटेरियल है इससे ज़्यादा और बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि क्या बता रहा है, जैसे ये सेल है, ठीक है, तो अब इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन आ गया। तो आउटर मेम्ब्रेन आ गया तो इसमें बहुत से ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, इसमें साइटोप्लाज्म होगा पूरा, है ना। तो जब तक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, पूरा बिखरा हुआ रहेगा, बाहर निकला हुआ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक मेम्ब्रेन इसको कवर्ड करके रखेगा तो क्या ये बाहर निकल पाएगा, क्या, नहीं। तो ये मेम्ब्रेन इसको क्या करके रख रहा है, इसको डीलिमिट करके रख रहा है कि नहीं, तुमको बस इतने ही जगह में, इतने ही जगह पे रहना है। ओके, तो इसको कहते हैं डीलिमिट करना। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो ह्यूमन का चिक सेल है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि क्या कर रहा है, सेल को डीलिमिट कर रहा है, सेल के स्ट्रक्चर को डीलिमिट कर रहा है। ओके, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो देखो क्या बता रहा है, सेल के अंदर पे एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक मेन कंट्रोलिंग पार्ट है सेल का, है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो देखो न्यूक्लियस का भी अपना एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। जैसे ये सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में इस तरीके के क्या प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, अब ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है तो इसको हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ओके, तो ये क्या कहलाता है फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल। ओके, फिर क्या बता रहा है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो देखो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए। तो मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम होता है वो नॉर्मली ऐसे कॉइल फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। जब हम इस कॉइल फॉर्म स्ट्रक्चर को स्ट्रेट करते हैं, इसको जब सुलझाते हैं, तो ये हमको कुछ यूं स्ट्रक्चर इसका शो होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड आपका डीएनए, जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल है, जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। तभी तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हमको दिखती हैं हमें अपने पेरेंट्स से। ओके, तो वही कह रहा है इसमें। देन cells have a membrane bound nuclei are called eukaryotic cells have a membrane bound, just a minute ना। उसके बाद क्या बता रहा है, cells that have a membrane bound nuclei are called eukaryotic cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। तो देखो जिसके पास ऐसे सेल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है जिनमें, उनको क्या कहते हैं हम, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, नंबर के बेसिस में दो टाइप के सेल्स और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वन इज़ यूनिसेलुलर, अदर इज़ मल्टी सेलुलर। ओके, इसी तरह से सेल्स के ही बेसिस पे, मतलब उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको बताया सेल है, ठीक है, सेल को ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको हम न्यूक्लियस बना लेते हैं, और ये सेल है आपका, है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बट कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हैं, जो कि बहुत पुराने सेल्स हैं, उनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल तो होता है उनमें, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि मॉडर्न टाइप ऑफ सेल भी कहलाता है। ओके, हम लोगों के बॉडी के जितने सेल्स हैं वो कैसे सेल्स हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स लगभग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं ना, उनमें ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन क्या बता रहा है, in both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। फिर बता रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स हैं, दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है पूरा सेल का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है। वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना मतलब, जैसे ये सेल है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो पूरा मटेरियल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उसके अलावा भी यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, ये जो इस तरीके का मैं पूरा बना दे रही हूँ, समझ लो ये पूरा वॉयलेट कलर है इसमें, तो वो जो वॉयलेट कलर है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है पूरा सेल के वॉल्यूम को कवर किया हुआ है कि नहीं, पूरा इसको कंप्लीट किया हुआ है साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, वो सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। और इसी साइटोप्लाज्म को डीलिमिट करके कौन रखा है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके रखा है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, फिर कह रहा है, तो देखो ये साइटोप्लाज्म तो दोनों सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। ओके, देन द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। फिर बता रहा है कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक मेन एरिना होता है, मेन पार्ट होता है प्लांट और एनिमल सेल्स का एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ओके, वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। अब देखो सेल्स को लिविंग स्टेट में रखना है तो सेल में क्या होना चाहिए, सेल्स में कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होते रहना चाहिए, ठीक है। तो वो एक्शन जो है वो क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किसमें, सेल में, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो लिविंग स्टेट में रहता है। आपको ये भी पता है कि सेल्स जो होते हैं उनका लाइफ कुछ डेज़ का होता है, उसके बाद सेल्स भी क्या होते रहते हैं, डेड होते रहते हैं, है ना। और इसलिए तो सेल्स क्या होते रहते हैं, सेल्स का डिवीजन होते रहता है, सेल डिवाइड होते रहते हैं। ओके,
देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब सेल की बात आ गई तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, तो नर्वस सिस्टम का जो मेन यूनिट है दैट इज़ व्हाट, न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 10th में, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। तो ये जो न्यूरॉन होता है ना, ये एक ऐसा सेल है हमारे बॉडी का जो कभी डिवाइड नहीं होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ये जितना बन गया, उसके बाद ये और डिवाइड नहीं होगा जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ को याद रखेंगे कि एक न्यूरॉन सेल को छोड़ के बाकी जितने सेल्स हैं हमारे बॉडी के वो डिवाइड होते हैं, उनका डेथ भी होता है। लेकिन जो न्यूरॉन्स होते हैं दे कांट डिवाइड, मतलब वो डिवाइड होते ही नहीं हैं। ओके, वो कब डिवाइड होके बन चुके होते हैं, हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में। जब हम लोग अपनी मदर के यूट्रस में थे उस टाइम पे वो डेवलप हो रहे थे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, उस टाइम पे ये न्यूरॉन्स फॉर्म हो चुके थे, ठीक है। अब जितने फॉर्म हो गए उतने फॉर्म हो गए, अब ये फॉर्म नहीं होते हैं। अभी बस क्या होता है, जब अभी हम लोग में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी हो रहा है, तो इस टाइम पे क्या होता है, बस उस न्यूरॉन सेल्स का ग्रोथ होता रहता है। ग्रोथ यानी व्हाट, साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि न्यूरॉन्स का ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि सेल्स को लिविंग स्टेट में रखना है। तो लिविंग स्टेट में सेल्स कब रहेंगे, जब उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, उनमें सेलुलर एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, और उन्हीं सेलुलर एक्टिविटीज़ को हमको इन चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, देन बता रहा है besides the nucleus eukaryotic cells have a other membrane bound distinct structure called organelles, ठीक है। तो बता रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा भी यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब इन ऑर्गेनेल्स के बारे में हम देखेंगे, है ना। तो ये भी कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपका सेल है, सेल के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे देख रहे हो ना, दो मेम्ब्रेन है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और जो ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका ऑर्गेनेल ही तो है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनेल भी जो है किससे कवर्ड है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ऐसे ही आप अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी देख सकते हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सब चीज़ें ऐसे ही मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको वही बता रहा है, beside the nucleate eukaryotic cells have other membrane bound structures called the organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuoles। ओके, तो यहाँ ऑर्गेनेल्स के नाम बता रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के, कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा भी और भी होते हैं। देन बता रहा है द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो कि हमारा प्रिमिटिव साइड टाइप का सेल्स है, इनमें ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये एब्सेंट रहते हैं। ओके, इनमें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट भी रहेंगे तो उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, और बहुत से ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट भी नहीं रहते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स आपका सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, मतलब सबसे ओल्ड सेल है, जो कि जब हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, मतलब कि जो हम लोगों का अर्थ है इसमें जब कुछ चेंजेस हो रहे थे, लाइफ बन रही थी, उस टाइम पे जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स वगैरह फॉर्म हुए थे ना, तो कौन फॉर्म हुए थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके सेल्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आप सभी को ये बात तो पता है कि जो चीज़ पहले बनी होती है उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, और धीरे धीरे उनमें चेंजेस होता है, और तब कुछ अच्छी चीज़ और ज़्यादा बनती है। तो वैसे ही सेम हुआ है कि पहले क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल्स बने हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते फिर हमारा यूकैरियोटिक सेल्स बना, जिससे कि हम बने हैं। ओके, प्लांट्स बने हैं, एनिमल्स बने हैं। ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लगभग कैसे सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में आपको पढ़ाया था ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इसमें जो मोनेरा थे वो कैसे सेल्स थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, याद है आपको, रिमाइंड करिएगा एक बार चैप्टर को पीछे ले जाके, ठीक है। फिर क्या बता रहा है,
अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वगैरह तो इसमें बता ही दिया। अब एक ऑर्गेनेल्स के बारे में बता रहा है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो देखो इसमें एक और बता रहा है कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम आप सभी को पता है राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है हमारे सेल्स में, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ये एक सर्कुलर ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। तो राइबोसोम्स को छोड़ के बाकी जो ऑर्गेनेल्स है वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। तो याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है स्पेशली जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में। तो वो कौन सा ऑर्गेनेल है, दैट इज योर राइबोसोम्स, ओके। फिर बता रहे हैं विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बता रहा है कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ना होते हुए और भी कुछ ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गेनेल्स कौन से हैं आपके, क्लोरोप्लास्ट हैं। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में। जैसे सेल वॉल हमने देखा, सेल वॉल किस में प्रेजेंट था, सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट था ना, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट्स वाई प्लांट्स हमको किस कलर के दिखते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो ग्रीन कलर का वो पिगमेंट है क्या, क्लोरोफिल, ओके। फिर बता रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये भी पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं। देखो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हुई है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसको शॉर्ट में ER लिख रही हूँ, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो स्मूथ और रफ में कैसे डिफ्रेंशिएट कर दिए हम, तो स्मूथ और रफ में हमने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पे भी आपका ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें इस तरीके के क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब किसी के सरफेस पे अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा या कुछ भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो उसका सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा ना, पूरा स्मूथ दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। तो यही डिफरेंस है कि एक को रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं और कुछ को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, उनके सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ओके। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उनके सरफेस में कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई ये स्मूथ है, ओके। इनका सरफेस बिल्कुल भी रफ नहीं है, एकदम स्मूथ है। तो आप ये चीज़ को याद रखेंगे। तो क्या बता रहा है, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे आपके राइबोसोम्स की, ठीक है ना, राइबोसोम्स की बात कर रहे थे। तो हम क्या देख रहे थे कि राइबोसोम जो है हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट है। तो प्लांट्स में वो कौन से ऑर्गेनेल में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो याद रखिएगा राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक, तभी तो इसको क्या कह रहे हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, ओके। तो ये जो तीन ऑर्गेनेल्स है ना, इनमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, राइबोसोम्स इनमें भी प्रेजेंट होता है और एज वेल एज वो किस में प्रेजेंट होगा, आपके साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होगा, ओके। तो ये तो हो गया राइबोसोम की छोटी सी कहानी। फिर क्या बता रहा है, एनिमल सेल्स कंटेन अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोजोम। आप देखो एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ गया। एक ठोक तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हम देख ही चुके हैं जो कि क्या था, हमारा राइबोसोम्स था। अब एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ गया जो कि आपका क्या कहलाता है, सेंट्रोजोम कहलाता है। और ये सेंट्रोजोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो कि देखो यहाँ लिख ही दिया, विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ओके। तो ये जो सेंट्रोजोम है ये किस में हेल्प करता है, आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मतलब जो सेल्स, अब ये एक सेल है, एक सेल से दो सेल्स बन रहे हैं, दो सेल से चार सेल्स बन रहे हैं, इस तरह के सेल डिवाइड होते रहते हैं ना, सेल्स का भी डिवीजन होते रहता है। तो उस डिवीजन के टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, आपका एक ऑर्गेनेल जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं। तो ये सेंट्रोजोम भी एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखो दो स्ट्रक्चर दिखे ना आपको, कौन कौन से, राइबोसोम और सेंट्रोजोम, दोनों में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब इनमें मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। अब उसके बाद सेल्स का बात बता रहा है, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज़। For example, mycoplasmas, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length.
तो देखो यहाँ सेल्स का बात बता रहा है कि सेल्स जो होते हैं ठीक है उनमें ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो सिमिलर भी होते हैं, बट सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंसेस कैसे होते हैं सेल्स में, उनके शेप को लेके, उनके साइजेस को लेके, ठीक है ना। तो जैसे कि साइज़ की ही बात किए तो साइज़ में जो माइकोप्लाज्मा होता है, ये माइकोप्लाज्मा क्या है, ये बैक्टीरिया ही है, ठीक है ना। ये इसका पूरा नाम क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पीपीएलओ भी कहते हैं। आपने सेकंड चैप्टर में इसको भी स्टडी किए हुए हैं, ठीक है, जो हम सेकंड चैप्टर पढ़े हैं उसमें ही। तो ये माइकोप्लाज्मा होता है ना, ये क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है, डिजीज़, लेकिन इसका साइज सबसे छोटा, मतलब अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका होता है माइकोप्लाज्मा। तो आपको याद रखना है नाम कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपका कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है, जिसका साइज़ लगभग 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ओके, फिर यहाँ पे कुछ सेल्स के स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, एक क्या है, ये आपका आरबीसी है, जिसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, रेड राउंड है या फिर वो बाइकॉनकेव शेप का है, ठीक है। वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स दिख रहे हैं। वाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, एमीबॉइड शेप के होते हैं। एमीबॉइड क्यों कह रहे हैं कि जैसे एमीबा का स्ट्रक्चर पूरा मतलब वो कैसे भी अपने स्ट्रक्चर को कर लेता है ना, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो अपने स्ट्रक्चर कैसे भी चेंज कर लेता है, वैसे ही एमीबॉइड रहते हैं। देख रहे हो आप अंदर के जो उनके स्ट्रक्चर है वो किसी भी तरह के हैं, कहीं पे सर्कुलर है तो कहीं पे वो वी शेप का दिख रहा है, कहीं डब्ल्यू शेप का, ठीक है। फिर कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कहा मतलब कि किस में प्रेजेंट होगा, हमारे स्किन में, क्योंकि एपिथेलियम लेयर जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, हमारे स्किन में, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, लॉन्ग और नैरो फॉर्म में है। यहाँ पे आपको सर्कुलर फॉर्म नहीं दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आपको, लॉन्ग और नैरो फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। फिर हमारे नर्व सेल्स, तो नर्व सेल्स तो भैया हमारे सबसे बड़े और एकदम अलग ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारा नर्व सेल जो कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद फिर आगे आपका ट्रैकिड। ट्रैकिड जो होता है ये कैसा है, ये भी इलोंगेटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स के मीजोफिल सेल्स के बारे में बात हो रही है। तो ये मीजोफिल सेल्स कैसे हैं, आपके राउंड और ओवल शेप के हैं, इसलिए ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि कौन से सेल्स हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर थोड़ा सा बचा है, इसको स्टडी करते हैं हम। कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो बता रहे हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जैसे कि माइकोप्लाज्मा का तो हमने स्ट्रक्चर देख ही लिया कि माइकोप्लाज्मा जो है उसका साइज़ कितना होता है, लगभग 0.3 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनका साइज़ कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर तक जाता है। ओके, और जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो सबसे लार्जेस्ट सेल है दैट इज़ कॉल्ड एग। वो कौन सा सेल है, वो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है। एग भी क्या है, वो भी तो सेल ही है ना। अभी उसमें से एम्ब्रियो जो होगा वो निकले, सॉरी एम्ब्रियोज के अंदर है, और उसमें से क्या निकलेगा, एक बेबी फॉर्म होने वाला है, ठीक है ना। तो एग भी क्या है, आपका सेल ही है। तो जो सबसे लार्जेस्ट सेल है सिंगल सेल दैट इज़ कॉल्ड एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल है आपका माइकोप्लाज्मा, जिसका पूरा नाम क्या है, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर क्या बता रहा है, अमोंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब ह्यूमन के जो आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, उनका साइज़ कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर के अकॉर्डिंग। डायमीटर तो आप सभी को पता है, जैसे ही बीच का सेंटर है तो ये दैट इज़ उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ओके, फिर क्या बता रहा है, नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। और नर्व सेल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा लंबे सेल्स होते हैं। देखो एक क्या बात हो रही है, सबसे मतलब बड़े साइज़ की सेल की, और एक बात हो रही है आपके सबसे लंबे सेल्स की, ठीक है। तो अगर सबसे लंबा सेल पूछेंगे तो सबसे लंबा मतलब सबसे लॉन्गेस्ट सेल आपका क्या हो जाएगा, आपका नर्व सेल हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सेल की बात होगी तो आपका कौन सा सेल हो जाएगा, ऑस्ट्रिच का एग हो जाएगा। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट सेल जब कह रहे हैं तो ऑस्ट्रिच का एग, और लॉन्गेस्ट सेल कह रहे हैं तो आपका नर्व सेल। ओके, सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप। फिर शेप के अकॉर्डिंग भी सेल्स वेरी कर रहे हैं, देख ही रहे हैं हम कितना डिफरेंट शेप दिख रहा है हमको सेल्स का। तो कौन कौन से शेप दिखते हैं हमको, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर।
द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो देखो सेल्स के जो शेप में जो भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उनका जो फंक्शन होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं वो अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ का पॉलीगोनल होता है, कुछ का कॉलमनार होता है, मतलब कॉमन कॉलम फॉर्म में, कुछ क्यूबॉइड शेप के होते हैं। देखो पूरे मैथ्स वाले वर्ड्स आ रहे हैं, मैथ्स में जो शेप्स आपने पढ़ा है वही शेप्स आ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ थ्रेड लाइक होते हैं, पतले धागे जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, और कुछ इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब उनका शेप जो है हम वो नहीं कर सकते कि क्या ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये था आपका एक ओवरव्यू सेल का, ठीक है। देखो अभी सेल्स के याद रखना आप, सबसे लंबा सेल्स कौन सा है आपका, नर्व सेल है, और सबसे बड़ा सेल कौन सा है आपका, ऑस्ट्रिच का एग है। अगर ह्यूमन के केस में हम बात करते हैं, सिर्फ ह्यूमन के केस में बता रही हूँ, तो ह्यूमन के केस में सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपका क्या हो जाता है, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ह्यूमन के केस में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म, ठीक है। स्पर्म जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जो कि सिर्फ मेल में होता है। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है, सबसे बड़ा सेल क्या है ह्यूमन के केस में, दैट इज ओवम, मतलब एग। तो देखो एक मेल में है और एक फीमेल में है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है आपका स्पर्म और सबसे लार्जेस्ट सेल है आपका ओवम, ह्यूमन के केस में बस बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद करके रखेंगे, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज। तो अभी ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।